हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी की सारी वीडियोस देखी होंगी किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जो मैंने अब तक बताई हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात के साथ कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट आपने ज़रूर समझे होंगे जो कि नॉर्मली क्लासेस में नहीं बताए जाते हैं, स्पेशली जब मैंने बात करी थी लॉजिक की एंड कन्वीनियंस की। दोनों बातों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो उसी सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, कुछ और क्वेश्चन आज हम करेंगे, और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफ़ी बढ़िया लेवल के हैं और काफ़ी डिमांडिंग क्वेश्चंस भी हैं। स्पेशली ये वो क्वेश्चन है जिनमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, एंड सेकंड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ द सेल जी एंड एच। अब आपके पास यहाँ पे ये पूरा एक सर्किट दे रखा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, इट इज ई एफ जी एच, ये 4 सेल दे रखे हैं आपको, ई एफ जी एच। ठीक है बेटा, और साथ में पूरा एक सर्किट आपको दे रखा है और आपसे क्या बोल रखा है, आपको बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो पहले इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। अगर मुझे बी से लेकर डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है या बी डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो मुझे चाहिए V इक्वल टू आई आर, यानी कि मुझे करंट चाहिए इस ब्रांच की और रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस हमारे पास पहले से गिवन है 2 ओम, हमें करंट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला काम ये होगा कि आपको करंट को लेट करना है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द सर्किट। करंट को खुद से इमेजिन करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वेरियस वेज हो सकते हैं हमारे पास करंट मेजर करने के। वेरियस वेज, कुछ भी आप मान सकते हो। करंट को आप आई मान सकते हो, स्टार्टिंग करंट को I1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात कि हमें अपने लिए तो एक रूल बनाना है, अपने लिए तो एक लॉजिक बनाना है कि अगर हम जो भी करंट मानते हैं उसको शुरू कहाँ से किया जाए। तो एक रफ आइडिया लेते हैं। रफ आइडिया ये है मेरे पास कि मैं देखूं कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज के सेल लगे हुए हैं। ये 2 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है और ये 1 वोल्ट का है। तो सबसे पावरफुल मुझे कौन दिख रहा है, मुझे 3 वोल्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ से करंट को स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए अपने हिसाब से आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 वोल्ट वाले सेल से। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो करंट कहाँ से चलेगी, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है, यहाँ से पहुंची टर्मिनल से करंट, यहाँ से पहुंची यहाँ तक। ये करंट इस डायरेक्शन में चलती है। अब इस करंट का कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये करंट आई थी। सिंपलिसिटी के लिए इसको आई मान लेते हैं। ठीक है, यही आई यहाँ भी रहेगी, ये पूरी ब्रांच में एक ही करंट रहेगी। हर एक ब्रांच में एक ही करंट होती है। जब तक करंट को कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ना मिले तब तक वो हमेशा सेम तरीके से चलती है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहां से ये ऐसे गई और ऐसे जाने के बाद करंट कैसे आएगी। यहां से करंट को 2 रास्ते मिलते हैं, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो किधर जाना चाहेगी, दोनों तरफ जाएगी, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट उधर। तो मान लेते हैं कि आई करंट यहां से गई और उसका I1 पार्ट जो था वो यहां से आ गया। ठीक है, या फिर I1 पार्ट तो चलो यहां से मान लो, सबसे इजी कर लेते हैं, छोड़ दो। आई यहां से गई और I1 पार्ट यहां से चला गया। तो बेटा अब यहां से कितनी जाएगी करंट, सोचिए। अगर I1 यहां से चलेगी, ठीक है, और यहां से अगर आई जाती है तो हमारे पास यहां पे कितनी करंट जाएगी, कितनी करंट जाएगी। यहां करंट जाएगी आपके पास I माइनस I1 जो बची रहेगी। ठीक है, आई करंट यहां से गई, I1 यहां निकल गई, तो यहां गई I माइनस I1। अब यहां से आपके पास I1 ये आती है, I1 यहां से निकल के गई, I1 यहां से। अब सोचो, I1 यहां से आ गई, I माइनस I1 यहां से आ गई, दोनों को ऐड करके कितना जाना चाहिए था, I जाना चाहिए था। तो चेक करो, I1 ऊपर वाली ब्रांच से आ रही है प्लस का, इस वाली ब्रांच से कौन सी करंट यहाँ पे आ रही है, I माइनस I1, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमको, I, और वही I करंट सेल में वापस लौट गई। ये मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इजी तरीका होता है जानने का, जितनी करंट किसी सेल से बाहर निकली है उतनी ही करंट वापस आनी चाहिए। अगर आपका सर्किट सही है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो ऐसा ही होगा हमेशा। तो आई करंट अगर यहाँ से निकली थी तो आई करंट ही वापस आ गई। ठीक है बेटा, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि बेटा आपको लूप सेलेक्ट करने हैं, इक्वेशन बनानी है और करंट को सॉल्व करना है। मैं अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, अगर मैं VBD निकालना चाहता हूँ, तो मुझे I माइनस I1 को निकालना पड़ेगा, इस करंट को निकालना पड़ेगा। तब ये जो करंट आएगी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। तो चलिए लूप सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए।
सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इन लूप। कहां से स्टार्ट करें भाई, कहां से स्टार्ट करें, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, बी से स्टार्ट कर लो, ए से स्टार्ट कर लो, डी से स्टार्ट कर लो, जहां से भी। तो मैं बी से स्टार्ट कर लेता हूं, बी से। इन लूप बी ए डी बी। देखो करंट कैसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो मैं भी लूप ऐसे ले लेता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे चलते बी ए डी बी। इन लूप बी ए डी बी आपको क्या मिलता है, बी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा टर्मिनल मिला सेल का, सबसे पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो ईएमएफ कैसे लेना है, नेगेटिव -2, ठीक है। फिर आप भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे आ रही है। यहां पे करंट कितनी थी हमारे पास, यहां पर करंट थी आपके पास I1, तो I1 × 2 विद पॉजिटिव साइन +2 I1, ठीक है, क्योंकि आप भी इधर ही चल रहे हैं, करंट भी इधर ही आ रही है, पॉजिटिव कन्वेंशन हो गया, +2 I1। फिर यहां से पहुंचे आप यहां पर, आप भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है, +I1 × रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। फिर आपको मिला सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो ईएमएफ हो गया +1, ठीक है। फिर यहां से आप यहां पहुंचे, फिर यहां से पहुंचे ऊपर। अब आप जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रही है नीचे, तो साइन कन्वेंशन क्या लोगे, माइनस, तो क्या लिखोगे, माइनस का I - I1 × रेजिस्टेंस कितना था 2, और फिर यहां पे जाके एंड। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बी से आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले सेल पढ़ा, नेगेटिव टर्मिनल पढ़ा, तो -2 लिख दिया, क्योंकि -2 वोल्ट आपको इसका ईएमएफ दे रखा है। फिर उसके बाद आप आगे पहुंचे, जिधर करंट जा रही है उधर ही आप जा रहे हैं, प्लस का I1 × 2 हो गया, ठीक है। फिर आप यहां पहुंचे, आप भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है, तो प्लस का I1 आ गया, ×1 इसका रेजिस्टेंस हो गया। देन पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो +1 हो गया ईएमएफ। फिर यहां से आप ऊपर गए, आप ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, तो माइनस का I - I1 × 2, और फिर एंड कर दिया आपने बी पे, तो = 0 यानी यही आपको पता था किरचॉफ लूप लॉ, कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स एज वेल एज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो वही आपने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 + 2I1 + I1 + 1, इसको ओपन करो, माइनस का 2I + 2I1 = 0। तो क्या मिला, I1 वालों को एक साथ लिख लो, 2I1 I1 2I1, दैट मींस 5I1। फिर I वाला हमारे पास कितना है, I वाला आपके पास सिर्फ ये है, -2I। फिर -2 -2 + 1 कितना हो गया, -1, उधर जाएगा +1, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 व्हेन वी सिलेक्टेड द लूप BADB। अब दूसरा लूप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा लूप ये सिलेक्ट कर लो, हमें दो ही तो लूप चाहिए, दो ही तो करंट है, I और I1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं लिखता हूं इन लूप DCBD, ठीक है। स्टार्ट कहां से करें, डी से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया सेल का, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहले आ गया, तो ईएमएफ का साइन क्या लोगे, नेगेटिव, तो -3। फिर आगे पहुंचे, हम आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे जा रही है, करंट थी I, प्लस का I × रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास 3। फिर यहां से हम ऊपर पहुंचे, हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है, प्लस का I करंट थी, रेजिस्टेंस था 1। फिर पहले पड़ गया पॉजिटिव टर्मिनल, बाद में आगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो प्लस का 1। फिर यहां से आप इधर पहुंचे, अब आप नीचे जा रहे हैं, आप भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है, तो पॉजिटिव I - I1 × रेजिस्टेंस कितना है 2 = 0, क्योंकि I - I1 × 2 हो जाएगा। उसके बाद आप एंड यहाँ पे कर लेंगे डी पे, सेम, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 + 3I + I + 1 + 2I - 2I1 = 0। तो अब जरा साथ साथ लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है बेटा, I वाले एक साथ 3I I and 2I = 6I, ठीक है, माइनस I1 कौन सा है हमारे पास, माइनस का 2I1, बस। तो ऑर्डर में अगर लिखें इस ऑर्डर में, तो माइनस का 2I1 पहले आता है, फिर आता है प्लस का 6I, -3 + 1, -3 और +1 हो गया हमारे पास, -2 उधर जाएगा, = 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई अगर आप इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट व्हाट, इसी को मैं आगे लिख देता हूं, यू विल गेट -I1 + 3I
इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का i1 बचेगा, प्लस का 3i इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हाउ टू सॉल्व देम? इजी है, बहुत इजी है। इसमें अगर i1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों को ऐड कर दूं, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट? या फिर आप इसमें 3 से उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या काउंट करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो उसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ बेटा। वीडियो के रिपीटेशन में आराम से आप इसका सोल्यूशन पूरा देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इक्वेशन 2 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। अब फिर क्या करना है? उसको ऐड करना है किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। हम ये कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो थी वो आ गई माइनस का 5i1 प्लस का 15i इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी आपके पास? 5i1 माइनस 2i इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो कितना आता है हमारे पास? ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 13i इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स i इज इक्वल टू 6/13 एम्पियर। ये करंट जो इस सेल से निकल रही है वो 6/13 एम्पियर थी। ठीक है बेटा, i मेरे पास आ गया। अब i1 निकालना आसान काम है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास था माइनस i1 प्लस 3i इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस i1 प्लस 3 इंटू i, इन प्लेस ऑफ i 6/13 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं आगे। कितना आता है? माइनस i1 इज इक्वल टू, और यू कैन राइट माइनस i1 प्लस, ये कितना हो गया? 18/13 इज इक्वल टू 1। और इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो आपके पास आएगा i1 इज इक्वल टू 18/13 माइनस 1। दैट मीन्स हाउ मच? 5/13। 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5। 5/13 ये आपके पास i1 आ गया। अब i आपको पता लग गया, i1 आपको पता लग गया, तो अब मुझे निकालना है i माइनस i1। अब i माइनस i1 कितनी आएगी देखते हैं। नाउ i माइनस i1 इज इक्वल टू 6/13 इंटू 6/13 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 1/13 एम्पियर। ये करंट थी i माइनस i1। और अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या निकल के आता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD। तो अब कैसा आएगा? VBD इज इक्वल टू, करंट कितनी थी हमारे पास? I माइनस i1। रेजिस्टेंस कितना था बेटा? 2 था। तो हमारे पास कितना आ गया भाई? यहां पर लिख लेता हूं बेटा इसको मैं, देखिए VBD इज इक्वल टू I माइनस i1 निकाल लिया आपने 1/13। रेजिस्टेंस कितना था आपके पास? 2 था। तो VBD आपके पास निकल के आता है कितना? 2/13 वोल्ट। 2/13 वोल्ट ये हुआ। अब एक बात ध्यान रखिए, VBD तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बाई चांस अगर ऐसा कभी होता है, जैसे हमने यहाँ से मैंने i को यहाँ से भेजा और फिर i माइनस i1 इधर गया, i1 इधर चला गया, ऐसा भी हो सकता था कि आप किसी तरीके से ऐसा लेट कर लें कि करंट ऐसे ना आके करंट ऊपर चली जाए। अगर करंट ऊपर की ओर जा रही हो, आपने मान लिया ऐसा, तो आपका i माइनस i1 का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन मैंने नीचे मानी है और आंसर भी पॉजिटिव में आया है i माइनस i1। इसका मतलब मैंने करंट की डायरेक्शन सेम मानी है जो चाहिए, जो होनी चाहिए थी वहां पे। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आपने ऊपर की ओर मान ली है, तो आपका आंसर तो वही आएगा, लेकिन बस होगा ये कि आपका आंसर नेगेटिव माना जाएगा। बस नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करनी थी आपने उसका उल्टा मान रखा है। कोई बात नहीं, करंट ऐसे जा रही थी, आपने उसको ऐसे लेट कर लिया। लेट कर रहे थे ना, लेट तो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली पता नहीं किस सेल से कितनी ज्यादा करंट निकलेगी, क्योंकि सेल के साथ रेजिस्टेंस भी तो लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेल, अगर सिर्फ सेल होते तो बहुत ईजी था पता लगाना, लेकिन अगर साथ में रेजिस्टेंस भी लग रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो करंट कम भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर E इज टू V प्लस आई आर लगाते हैं आप, या V इज टू E प्लस आई आर लगाते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो भी यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से आपका
ये जो ओवरऑल जो करंट है यहाँ से फ्लो करने वाली वो कम भी हो सकती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर दिया है जिसके अंदर करंट ऊपर से नीचे ना आके नीचे से ऊपर जा रही है बाई चांस, तो आपका यही आंसर जो 1/13 मैंने निकाला है वो माइनस का 1/13 आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी तरीके की, ठीक है बेटा, राइट। उसके बाद आपके पास VBD निकालेंगे तो यही आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं, -2/13 वोल्ट, ठीक है। बस वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने करंट की डायरेक्शन क्या ली है। और करंट की डायरेक्शन से भी इसलिए फर्क पड़ता है कि अगर मैंने B और D ऐसे बना रखे हैं और B से D की तरफ करंट जा रही है तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर, ये हायर होगा लोअर होगा। अगर आपने करंट उल्टी मान लिया तो इसका मतलब आपने इसको हायर और उसको लोअर मान लिया है। तो आप जब माइनस करोगे तो साइन उल्टा आएगा ना, मैं हायर में से लोअर माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, आप लोअर में से हायर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। तो कंसेप्चुअली दिस इज क्लियर कि आप अगर उल्टा मानते हैं तो हायर माइनस लोअर ना करके आप लोअर माइनस हायर कर रहे होंगे पोटेंशियल, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब देखिए इसमें आगे क्या है। इस क्वेश्चन में आगे आपसे कुछ और भी पूछा है, वो भी टेक्निकल है। इस क्वेश्चन में आगे आपसे ये पूछ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल G एंड H, ये जो G सेल है और ये जो H सेल है, आपको इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, V बताना है, वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं ये भी। करंट तो हमारे पास आ ही चुकी है, इन करंट्स की हमको जरूरत पड़ सकती है। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन सी करंट हो गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। I हमारे पास आ चुका है 6/13 एम्पियर, आपके पास I1 आ चुका है 5/13 एम्पियर, ठीक है। और I माइनस I1 हमने निकाला था कितना, 1/13 एम्पियर। इन तीनों की जरूरत हमें कहीं पड़ेगी तो हम उसको सीधा यूज कर लेंगे, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देखते हैं, यस। तो अब क्या करना है, अब आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, आपको निकालना है VG, पोटेंशियल अक्रॉस सेल G, ठीक है। तो आपको एक चीज चेक करनी है बेटा, पता है अगर किसी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही हो, पॉजिटिव से करंट बाहर जा रही हो, तो ये डिस्चार्जिंग कहलाता है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट आ रही हो तो उसको बोलते हैं चार्जिंग। और दोनों ही केस में V निकालने का फॉर्मूला थोड़ा साइन कन्वेंशन के हिसाब से अलग है। मैं पहला केस बोलता हूं कि इन दोनों में से आप चेक करिए कि कौन सा केस ऐसा है जो G केस के साथ मैच करता है। G वाले में क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाने का मतलब डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है E = V + IR। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, सिंबल इज एप्सिलॉन, मैं कन्वीनियंसी के लिए उसको E बोल दे रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। EMF का सिंबल एप्सिलॉन = V + IR, ये आपके पास होता है, ठीक है। कब, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, V की जगह VG लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं G सेल की वोल्टेज निकालना चाहता हूं। तो अब क्या फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, इससे क्या बनेगा, VG बनेगा E - IR। अब इसमें I कौन सा और R कौन सा, सोचिए, I कौन सा और R कौन सा। आपको I वही लेना है जो कि उस सेल से जा रही है, आपको R वही लेना है जो सेल के पास लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रखते हैं वैल्यू, एप्सिलॉन की जगह रखूंगा मैं 3, ठीक है, माइनस करंट कितने लूंगा, ये जो I थी वो मेरे पास I ही थी, वो कितनी करंट यहां पर थी हमारे पास, I की वैल्यू थी 6/13, और रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है यहाँ पर, 3, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास 3 माइनस कितना हुआ, 18/13, राइट। ऐसे हम लेंगे तो यू विल गेट 39 - 18/13, हाउ मच यू विल गेट देन, 21/13। VG आ गया आपके पास 21/13 वोल्ट, ये निकल गया G वाले सेल का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको H वाला निकालना है, बस G और H में सिर्फ एक बात का अंतर है, एक, ध्यान से सुनना। G सेल से करंट बाहर जा रही थी लेकिन H की तरफ जा रही है, यानी कि उसके पॉजिटिव की तरफ करंट आ रही है, और पॉजिटिव की तरफ करंट आ रहा है, इसका मतलब वो चार्जिंग वाला केस है। तो ये जो हमारे पास केस था ये था डिस्चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग, ये पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला आपने गलत लगा लिया तो आंसर गलत आएगा। दिस वाज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर सेल H, यहां पर लिखते हैं चार्जिंग,
चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या आएगा मेरे पास, मैं लिखता हूं फॉर्मूला इसमें होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। देखो दोनों फॉर्मूले उल्टे हैं। इस केस में ईएमएफ ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होती है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो वोल्टेज ज्यादा होती है, ईएमएफ कम होता है, क्योंकि उसके टर्मिनल्स पे ज्यादा वोल्टेज आ रही होती है। V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए मैं इसको VH लिख लूंगा, बेसिकली V की जगह VH लिख लेंगे, वैल्यू पुट करिए, चलिए इसको हम यहां लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया VH इक्वल्स टू ईएमएफ इस वाले सेल का कितना है 1 वोल्ट प्लस करंट, करंट तो आई जा रही है इससे भी, तो हमारे पास आई करंट कितनी थी 6/13 थी, 6/13 इनटू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है इस सेल का 1 ओम। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ठीक है। VH इक्वल्स टू 1 प्लस 6/13, when you take LCM you will get 19/13 VH volt, this is the final answer। VH आपके पास इतना आ गया, VG आपके पास आ गया कितना 21/13, ये आपके फाइनल आंसर थे एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत उम्दा क्वेश्चन था, काफी डिमांडिंग है, अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा, राइट। ढंग से इसको अच्छी तरीके से बार बार देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और मैंने आपको वेरियस एस्पेक्ट्स बता दिए कि अगर आपने करंट को उल्टा माना होगा तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बेटा, राइट। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, बट अगेन इट इज वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी डाउट रहता है, बच्चे बहुत सारे पूछते हैं इसके बारे में, अक्सर उनको लगता है कि ये बड़ा अजीब सा डायग्राम है, क्यूब बन रखा है, क्या खतरनाक डायग्राम होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई तकलीफ की बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगता है लेकिन है इजी, ठीक है। अब वो कैसे देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं, उसके बाद इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या गिवन है बच्चे, वी आर गिवन अ क्यूब, और वो क्यूब जो है वो 12 रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, 12, क्योंकि क्यूब की जो एजेस होती हैं कितनी होती है 12 होती है, ठीक है ना। 4 नीचे होती हैं, 4 ऊपर होती हैं, और 4 ऐसी होती हैं जो वर्टिकल होती हैं, तो टोटल 12 एजेस होती हैं। These 12 edges are made by 12 रजिस्टर्स, 12 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और हर एक रजिस्टर जो है उसको मैं R अगर मान लूं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, उसको मैं R मान लेता हूं, तो उसकी वैल्यू आपको 1 ओम दे रखी है। ये गिवन है आपको कि दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि वो 1 ओम का था। हर एक रजिस्टर, हर एक आर्म जो है उसकी वो 1 ओम के रजिस्टर की बनी हुई है, ठीक है, 1 ओम के रजिस्टर्स की बनी हुई है, वो 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करती है, ठीक है। अब EMF 10 वोल्ट का है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है आपके पास, ठीक है। अभी तो मैंने सेल दिखा रखा है, ठीक है, आप इसको बैटरी समझ सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा और टर्म में बना लूँ, बट द सेल इज गिवन ऑफ 10 वोल्ट, इसका EMF ये दे रखा है आपको। अब यहाँ से करंट जाती है, अब देखो क्यूब में कनेक्टेड कैसे हैं, दे आर कनेक्टेड डायगनली इन डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स। अब डायगनली अपोजिट का मतलब क्या होता है, क्यूब में जो डायगनल होते हैं वो कैसे जाते हैं, एक इस एंड पे जा रहा है तो दूसरा इस वाले एंड को जा रहा है, इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो वो डायगनल कहलाएगा क्यूब का, ठीक है। ऐसे ही और भी डायगोनल क्यूब में हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्यूब के डायगोनल पे कनेक्शन कर रखा है आपको बैटरी का या सेल का, ठीक है बेटा। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। आपसे पूछा है डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और दूसरा था हमारे पास टोटल करंट, कितनी करंट टोटल जाएगी। अब एक कमाल की बात क्या है, अब कमाल की बात यह है कि बेटा इसको अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हम सीरीज पैरेलल वाले तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको सीरीज कब लगाना है, पैरेलल कब लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक के बाद एक चेन की फॉर्म में बनते चले जाएंगे, तो मुश्किल काम है। तो ऐसी चीज़ों को ईजी करने के लिए हमारे पास होता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, और उससे बड़े ईजी तरीके से सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में सबसे पहला काम होता है करंट बनाना और करंट को लेट करना और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना। अब देखो कैसे, यहां से मैं आपके पास 10 वोल्ट के EMF का सेल लगा दिया था या लगा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। यहां से करंट चली कहां से, बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली ऐसे, और इस करंट को ये यहां से आएगी ऐसे जाएगी। अब मेन बात है इस करंट को लेट क्या करना है, इस करंट को लेट करना है आपको 6I। एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे हो सकता है आपको 3I मिले, लेकिन अगर आप 6I मेजर करते मानते हैं, इसको लेट करते हैं तो ये और ईजी रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको धीरे धीरे करके खुद पता लगेगा कि 6I से क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
6i जब यहाँ आएगा तो आगे चेक करो, वी आर हैविंग 3 ब्रांचेस, 1 2 3, तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है, पैरेलल में है तो वोल्टेज भी बराबर होगा, तो करंट भी सब में सेम सेम जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 एम्पियर अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो 2i इधर जाएगी, 2i इधर जाएगी और 2i इधर। 6i करंट भेजने के बाद मेरे पास सामने 3 रास्ते आए और तीनों बिल्कुल एक जैसे, वोल्टेज भी एक जैसी है, रेजिस्टेंस भी एक जैसा है, तो तीनों में करंट भी सेम जाएगी, 2 2 2, बिल्कुल सीधी सी बात, 2i 2i 2i। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब 2i यहाँ से आगे चलेगी तो फिर उसको 2 ब्रांच मिल गए, ठीक है ना, एक इधर ऐसे करंट जाएगी और एक ऐसे। अब 2i जब गई है तो उसको भी आगे बिल्कुल एक जैसी 2 ब्रांच मिली, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर था, दोनों की वोल्टेज भी बराबर होगी, तो फिर अब करंट कैसे जाएगी, दोनों में इक्वल इक्वल जाएगी। तो 2i अगर यहाँ से जा रही है तो i ऊपर चली गई और i इधर चली गई। क्लियर है? तो आपको पता लग गया 6i जब आपने लेट किया था तो लास्ट में आपके पास जो करंट बची वो सिर्फ i बची। अगर आप 3i लेट करते तो यहाँ पर i/2 आ जाता। तो फ्रैक्शन लेट करने से बढ़िया है कि आप एक ऐसी वैल्यू ले लें जिससे आपको फ्रैक्शन लेट करना ही ना पड़े। ठीक है बेटा, राइट। अब ये तो 2i का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब चलते हैं इसको, अब सिर्फ इसको फोकस करो और कुछ नहीं देखना, सिर्फ इस 2i वाले को फोकस करो। ये 2i वाली करंट जब यहाँ जाती है तो यहाँ से फिर इसकी 2 ब्रांचेस आ जाती है, 2i वाली ये गई, एक ये और एक। अब इसमें क्या होता है भाई, ये 2i जो थी इसमें i इधर चली गई और i इधर चली गई, 2i से i और i इधर चली गई। ठीक है बेटा, राइट। अब क्या होगा, ये i तो यहाँ जा ही रही है, ये i यहाँ तक चली गई होगी, ठीक, ओके। अब बची ये 2i वाली, ढंग से एक एक चीज को देखो। 2i वाली जब यहाँ जाएगी बेटा तो इसको 2 ब्रांचेस मिल गई आगे, तो क्या होगा, i इधर चली जाएगी, i इधर चली जाएगी, दोनों में i चली गई, तो ये i यहाँ से निकल के यहाँ तक i पहुंच जाएगी और ये i यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब आपको देखना है कि आपके पास लास्ट में क्या बचता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, 6i था उसमें 2i चला गया, आगे मुझे 2 ब्रांचेस मिल गई, इसमें 2i i और i में चला गया। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके फोकस करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ इस वाली ब्रांच से। ये ब्रांच जो है वो लास्ट में यहाँ पहुंच गई, ढंग से देखना, i करंट यहाँ से गई, i करंट यहाँ से, दोनों मिलके यहाँ चली जाएंगी, वो कितनी बनेगी, 2i। ठीक है, राइट, ओके, ये 2i यहाँ पहुंच गई। अब इसके बाद करते हैं इस वाली ब्रांच में क्या हो रहा है, इसमें अभी तक करंट नहीं देखी आपने, तो देखो इस ब्रांच के पीछे क्या हो रहा है, एक ब्रांच ये आ रही है, इसमें i करंट आ रही है, दूसरी ब्रांच ये आ रही है, इसमें i करंट आ रही है, तो i प्लस i मिलके फिर यहाँ कितनी जाएगी, अगेन 2i करंट आपके पास यहाँ पहुंच गई, 2i। ठीक है, अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट ब्रांच आपके पास ये बची हुई है, इसमें देखो कौन कौन सी आती है, एक तो इस ब्रांच से करंट आ रही है i और एक इस ब्रांच से करंट आ रही है i, ये i और i दोनों मिलके यहाँ पर 2i बन गई। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ 2i यहाँ से आ रही है, 2i यहाँ से आ रही है, 2i यहाँ से आ रही है, तीनों मिलके फिर अल्टीमेटली ऐड होके यहाँ चली जाएंगी, और ये ऐड होके कितनी आई होंगी, 6i। और सर्किट का कनेक्शन क्या कहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट का होता है वो किस हिसाब से होना चाहिए कि जितनी करंट जा रही है उतनी ही करंट वापस आनी चाहिए, यानी कि 6i करंट यहाँ से निकली थी तो 6i वापस लौटनी चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, बाकी इस वीडियो को आराम से रिवाइंड करके इसको आराम से पॉज कर करके आराम से देखिएगा। ठीक है, 6i यहाँ से गई तो 2i 3 ब्रांचेस डिवाइड हो गई, फिर 2i वाले को फिर 2 ब्रांचेस मिल गई तो i और i डिवाइड हो गई, इस 2i वाले को फिर 2 ब्रांचेस मिल गई, i और i डिवाइड हो गई, फिर इस 2i वाले को 2 ब्रांच मिल गई, i और i डिवाइड हो गई। फिर अब ये i इधर से आ रही है, ये i इधर से हो रही है, दोनों मिलके 2i लास्ट ब्रांच, क्योंकि लास्ट में 3 ब्रांचेस मिलेंगे आपको, i और i मिलके 2i। फिर एक ये ब्रांच खाली थी तो i और i मिलके फिर ये 2i हो गई, फिर एक ये ब्रांच खाली थी तो i और i मिलके 2i। मतलब बड़ा सिंपल सा तरीका है। स्टार्टिंग में देखिए 2i और एंड में 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में 3 टर्मिनल दिख रहे हैं 2i और एंड में भी जो 3 टर्मिनल हैं वहां भी 2i ही लिखना है आपको, ये अंदर जाते हुए और ये तीनों बाहर जाते हुए, सिंपल सी बात। ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, 6i लेट करने से ये फायदा मिला। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, अब सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा कि मुझे किरचॉफ रूल लगाना है तो कोई एक लूप सेलेक्ट करना है। अब लूप कौन सा सेलेक्ट करें, लूप तो बहुत सारे बन सकते हैं। अगर मैं सेल से चलता हूँ, वैसे सेल को हमेशा लेना प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। सेल से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ से मैं ऐसे ऐसे बाहर से भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं इधर से भी जा सकता हूँ बाहर, मैं इधर से यहाँ से यूँ घूम के अंदर से जा सकता हूँ, मैं यहाँ से यूँ घूम के अंदर से जा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इधर से बाहर निकलने के। लेकिन सबसे कन्वीनियंट क्या है,
हमें क्या लगेगा कि सबसे याद करना आसान क्या होगा, जबरदस्ती अंदर घुसना ही क्यों है जब बाहर ही बाहर से काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से लीजिए और बाहर से निकल जाओ, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से निकल जाओ। तो अब इस लूप का नाम रख लेते हैं पहले, ठीक है। देखो बेटा अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लेते हैं इन लूप ए बी सी जी एप्सिलॉन एंड ए, ठीक है। ए बी सी जी एप्सिलॉन ए, ये रख लिया, ठीक है। तो शुरुआत करें, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। चलो जी देखो, बाय हम लिखते हैं बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके पास क्या आता है, आपने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से मैं यहां चलता हूं, हम भी आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे जा रही है, तो क्या आ गया प्लस का 2i, ये तो थी करंट। रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस को हमने R मान रखा है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच, तो 2i इंटू R ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब यहां से आगे चलते हैं, यहां से जब आगे चलोगे तो क्या होगा, करंट है I हमारे पास और करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस का I इंटू R ये हो गया हमारे पास। फिर हम ऊपर चले, प्लस का करंट कितनी है 2i इंटू R, ठीक है। फिर घूम के आप यहां से आए, सेल का पहले पड़ा नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस का EMF इज इक्वल टू 0। EMF की वैल्यू बाद में हम रख देंगे 10 जब रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे, देखते हैं। तो मेरे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 2IR प्लस IR प्लस 2IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट मींस 5IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट करते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर था, इजी इक्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये है कि क्या हम इस पूरे सर्किट के लिए टोटल डायरेक्टली कोई आंसर लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला था। आपको वोल्टेज की जगह EMF दे रखा, तो आप EMF ले लेंगे, E इज इक्वल टू V प्लस IR। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो EMF ही तो वोल्टेज के बराबर हो जाता है, वही E इज इक्वल टू V प्लस IR होता है जब सेल डिस्चार्ज कर रहा हो। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब EMF का मतलब ही V हो जाता है। तो जैसे हम V इक्वल टू IR लगाते हैं, ऐसी एप्सिलॉन इक्वल टू IR भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लगाते हैं, क्या लिखेंगे, ऑल्सो फॉर कंप्लीट सर्किट, ऑल्सो फॉर कंप्लीट सर्किट आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल करंट हमारे पास थी 6i, आपने करंट को I नहीं माना है, 6i माना है, ठीक है बेटा। और टोटल रेजिस्टेंस को क्या माना है आपने, टोटल रेजिस्टेंस को आपने माना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, उसको हम R डैश मान लेते हैं, क्योंकि R तो हमने मेन रेजिस्टेंस को मान रखा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस हो गया R डैश, ये एप्सिलॉन हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 2 देखो। इक्वेशन नंबर 1 में 5IR एप्सिलॉन के बराबर है और एप्सिलॉन इक्वेशन नंबर 2 में 6i R डैश के बराबर है, दोनों ही केस में एप्सिलॉन आता है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 6i into R dash, 6i into R dash is equal to 5IR, 5IR के बराबर हो गए, ठीक है। तो अब क्या मिलता है आपको, I से I कैंसिल कर दो, R डैश कितना मिल गया, R डैश मिल गया 5/6 into R। अब आपको कैपिटल R की वैल्यू तो पता है, आपको क्वेश्चन में R की वैल्यू गिवन है 1 ओम थी, तो वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 5/6 into 1, therefore R dash is equal to 5/6 ohm. This is the answer of equivalent resistance, the first part. Equivalent resistance निकल गया, बहुत इजी था। नॉर्मली किरचॉफ लॉ के हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उससे तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में उनसे खतरनाक लगता है लेकिन सॉल्व करने में उससे भी ज्यादा इजी, ठीक है बेटा, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है। इसको आराम से अपलोड कर लीजिएगा, वीडियो को आप रिवाइंड करके जब देखेंगे, ओके।
अब आपको सेकंड पार्ट में निकालनी थी टोटल करंट, यानी कि 6I की वैल्यू क्या होगी। तो अब मेरे पास ईएमएफ की जरूरत है। आपको याद है ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से एप्सिलॉन इज इक्वल टू 6I इंटू आर डैश था, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो रख देते हैं 10। अब जरूरत पड़ गई इसकी 6I इंटू आर डैश 5/6। तो फिर हमारे पास 6I कितना आता है 60/5। चेक करो 60/5 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो 6I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, ये आंसर आया। अब ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में टोटल करंट पूछी थी, टोटल करंट, और टोटल करंट को हमने 6I लेट किया था। टोटल करंट को 6I लेट किया था, I नहीं लेट किया था, ठीक है। अब एक चीज और पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच। तो अभी इजी है, अगर 6I मेरे पास 12 आ गया तो इसका मतलब I मेरे पास 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल्सो I इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर I निकालना हो तो, अगर मुझे हर ब्रांच की करंट निकालनी है तो अभी कितना इजी काम है। इस ब्रांच में कितनी करंट है 2 इंटू I, और I की वैल्यू कितनी निकाली 2 एम्पियर। तो 2 इंटू 2 हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसमें गई, 4 एम्पियर इसमें, 4 एम्पियर। आ कितनी रही थी 12 एम्पियर, 4 इसमें गई, 4 इसमें गई, 4 इसमें गई। अब इसमें करंट कितनी आएगी I का मतलब 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी आएगी 2I यानी कि 4 एम्पियर। इसमें करंट कितनी आएगी I यानी कि 2 एम्पियर। बहुत ईजी है। जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी हो सीधा सीधा आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि उसमें I करंट थी या उसमें 2I थी या उसमें 6I थी, और उसमें I की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सर्किट आपके सामने है और देख के लग रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने नहीं सीखी तो आप ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं। पहली बात तो बेटा ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें एक क्या डिफरेंट चीज़ है जो कि बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं होती। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले से दे रखा है, और वो कैसा दे रखा है। फर्स्ट वाला जो आपके पास ब्रांच है उससे I1 करंट जा रही है, सेकंड वाले से I2 जा रही है, थर्ड वाले से I3 जा रही है, और तीनों के तीनों सिर्फ B पे जाके खत्म हो जा रहे हैं। मतलब I1, I2 और I3 तीनों के तीनों एंड हो रहे हैं B पे। इसका मतलब ये है कि इसमें ये नहीं दिखा रहा कि जंक्शन की तरफ तो करंट जा रही है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जंक्शन की तरफ करंट जाती भी और वापस भी आती है वहां से। लेकिन इस वाले डायग्राम में क्या हो रखा है, सर्किट में क्या हो रखा है कि सारी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा। अब क्या लॉजिक हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ तब पॉसिबल है। देख के हमको क्या लगेगा, देख के हमको ये लगेगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हमें देख के लगता है सही भी है भी है सही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीन चीजों का, तीन करंट का सम 0 कब हो सकता है। 0 तब हो सकता है जब इन तीनों में से कम एक तो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक नेगेटिव नहीं हुई, एक भी नेगेटिव नहीं हुई, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इससे हमें एक शॉर्टकट पता लगता है कि इन तीनों में से किसी एक का आंसर नेगेटिव में जरूर आएगा, I1, I2 या I3 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि तीनों के तीनों जंक्शन में एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक हमारे पास ये आ गया, इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनाएंगे, लेट I3 इज इक्वल टू माइनस का I1 प्लस का I2 आ जाएगा। I1 प्लस I2 को आप उधर भेज दीजिए तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसकी हमको जरूरत पड़ सकती है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। आप सुनो, अब हम बात करते हैं इन लूप सेलेक्ट करते हैं। ए एप्सिलॉन 1 बी एप्सिलॉन 2 ए एप्सिलॉन 1 बी एप्सिलॉन 2 ए। ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मैं एक बार आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। हर एक सेल पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा एक बार तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट अच्छे हों तो फिर आप किसी बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
इन लूप ए एप्सिलॉन 1 बी एप्सिलॉन 2 ए, ये था हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करो, यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं लिखना, फिर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का आया तो प्लस का 10, ठीक है। फिर हम आगे गए, रेजिस्टेंस मिला, करंट कितनी है I1, आप भी इधर जा रहे हैं लूप में, करंट भी ऐसे ही जा रही है, तो प्लस का I1 इंटू रेजिस्टेंस 1, ठीक है। फिर आप पहुंचे बी पे, उसके बाद आप वापस पहुंचे, आप जा रहे हैं वापस, करंट जा रही है उधर, तो माइनस का I2 इंटू 2। फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो माइनस का 4, और फिर यहाँ पे आके एंड कर लिया इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको, 10 प्लस I1 माइनस 2I2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या मिलता है बेटा, I1 माइनस का 2I2, इससे मिल गया आपको I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, उधर जाके हो जाएगा माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बच्चे, अब बात करते हैं कि थर्ड इक्वेशन, हमारा थर्ड लूप। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्यों बनानी, वी हैव 3 अननोन करंट्स I1 I2 I3, तीनों के बारे में नहीं पता लगा आपको, ठीक है। तो किसी के बारे में कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो तीन लूप आपको बनाने पड़ेंगे। एक एक्चुअली क्या आता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीन लूप भले आप ना बनाए लेकिन तीन इक्वेशन जरूर बननी चाहिए। तो एक इक्वेशन बन चुकी है, दूसरी बन चुकी है, एक थर्ड बना लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज अगर आपने नहीं करी इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि आप नॉर्मली हम करते आ रहे हैं, अगर उस ट्रेडिशनल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करा तो आप फंस सकते हैं। अब कैसे फंस सकते हैं, मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि मैं एक लूप ऊपर कर लेता हूँ, लूप नंबर 1, दूसरा लूप मैं इसको ले लेता हूँ, लूप नंबर 2, और तीसरा लूप मैं बड़े वाले को ले लेता हूँ। अगर आपने ये तीनों के तीनों लूप लेके सॉल्व किया तो बेटा अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, आप उसको न्यूमेरिकली करके देखिएगा। जब आप उसको करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई है। मतलब जब इन दोनों को सॉल्व करके, जब तीन इक्वेशन से आप सिंपलीफाई करके उनको फाइनली दो इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का केस आ जाएगा, a1/b1 = a2/b2 = c1/c2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसे में सॉल्यूशन नहीं आता, आपको याद है, क्योंकि इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जब आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आप फंस जाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या हिंट होता है, बाई चांस आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहां पर आपको इक्वेशन की रिपीटिशन मिल जाए, तो वहां पे एक बात ध्यान रखना कि वहां पे जंक्शन रूल आपको जरूर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए उनमें से बहुत कम क्वेश्चन में हमने जंक्शन रूल लगाया है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं जनरली। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहां आपको जंक्शन रूल लगाना ही पड़ेगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको मैथमेटिकल दिक्कत आएगी, लूप बना लेंगे आप, उसकी दिक्कत नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जंक्शन रूल लगाना पड़ता है और वो इजी भी रहेगा आपके लिए। तो जंक्शन रूल का मतलब सीधा था, ये आपने जंक्शन रूल लगा रखा है। तो ये जो आपने लगाया है ये था KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये जो नीचे हमने सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले लूप में। ऊपर वाले लूप में तो आप ऐसे चले हो, ऐसे। नीचे वाले लूप में कैसे चल रहे हैं, आप नीचे से ऐसे चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। चलो मान लेते हैं ऐसे चल देते हैं। तो हमारे पास क्या है, इन लूप ए के बाद पहुंचे एप्सिलॉन 3 पे, एप्सिलॉन 3, फिर पहुंचे बी पे, फिर वापस आगे तो पहुंच गए एप्सिलॉन 2 पे, और फिर ए पर। इन लूप ए एप्सिलॉन 3 बी एप्सिलॉन 2 ए, यहां पहुंचे आप, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। बाय KVL क्या लिखेंगे आप, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको लिखते चलना चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, मैंने कहीं लिखा होगा कहीं लिखा होगा, लेकिन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि देखो आप तो ऐसा क्वेश्चन एक ही करेंगे एग्जाम के अंदर, बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम ऐसा, ठीक है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन आपको करने होते हैं वहां रूल जरूर लिखें आप, कैसे लिखा है आपने, ठीक है। बाय KVL यहां से आप स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो आ गया प्लस का 13, फिर आप यहाँ गए, आप इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो प्लस का I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना था 1, फिर बी पे पहुंचे, फिर बी से वापस आए, आप इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रही है, माइनस का I2 इंटू 2, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो माइनस का 4, और यहाँ पे आ गए इक्वल टू 0। सिंपल सा जो तरीका हम अपना रहे हैं वही लगा रहे हैं। अब इससे क्या आता है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, आपको इससे मिलेगा माइनस का 2I2, पहले मैं I2 लिख लेता हूं, फिर आ गया प्लस का I3, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, उधर जाके आप क्या हो जाएगा -9। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है बेटा, माइनस आई टू प्लस ये, बल्कि एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 अगर ना माने तो एक काम हो सकता है, इस वाली इक्वेशन में i1 i2 आता है, लेकिन इस वाली इक्वेशन में i2 i3 आता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, i3 को रिप्लेस कर दो और i1 i2 बना दो यहाँ पे। तो क्या करेंगे, i3 वाले के अंदर आप यहाँ से i3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर माइनस का 2i2 माइनस 2i2 प्लस इन प्लेस ऑफ i3 आई एम राइटिंग माइनस i1 माइनस i2। समझ गए होंगे आप, ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, माइनस i1 माइनस i2 आएगा, i3 की जगह आ गया, इज इक्वल टू माइनस i। तो फिर माइनस 2i2 माइनस i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस 9। फाइनली क्या मिलता है, माइनस i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 9। अब ये इक्वेशन मेरे पास 1 2 3 इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 मान लेता हूं। वी कैन इजीली सॉल्व देम। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, देयरफॉर ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, on adding equation 2 and 3 we get, क्या मिल गया है हमें, क्या मिल गया भाई, देखो जी देखो क्या मिल गया हमको। देखते हैं। तो आपको मिला i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 6, और दूसरे में मिल गया माइनस i1 माइनस का 3i2 इज इक्वल टू माइनस 9। सॉल्व करिए, एडिशन करते साथ ये दोनों कैंसिल, यहाँ कितना मिला माइनस का 5i2, यहाँ कितना मिला माइनस का 15, तो i2 कितना मिला आपको 15/5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। i2 मिल गया हमको 3 एम्पियर, यानी कि आपको इस वाली बीच वाली ब्रांच के अंदर 3 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। ओके, अब i2 तो मिल गया आपको, अब i1 कैसे निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है। आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 9। देन कितना आता है बच्चे, माइनस i1 माइनस 3 इन प्लेस ऑफ i2 कितना निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं, तो रख देता हूं मैं 3 इज इक्वल टू माइनस 9। माइनस i1 इज इक्वल टू माइनस 9, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 9, तो माइनस 9 और प्लस 9 हो गया 0, दैट मीन्स i1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में करंट 0 है। भाई हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, करंट 0 है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपने अकेला ये सेल लगाया तो ये काम कर रहा होगा, लेकिन जब तीनों को लगाएंगे तो रिजल्टेंट करंट इसके 0 हो जाती है, यानी जितनी करंट ये सप्लाई कर रहा है उतनी करंट अगर वापस आ गई तो उसका नेट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने अगर इंडिविजुअल लगा रखा है, मैं सीधे सीधे इसके मतलब बताता हूँ, शायद आप इसका मतलब अलग समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सेल लगाता हूँ अकेला तो ये करंट कुछ ना कुछ देगा, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो दे ही नहीं रहा करंट, ना करंट दे रहा है ना करंट ले रहा है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। जब बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है तो इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। तो अब सुनो, i1 तो हमारे पास यहाँ 0 हो गया, प्रैक्टिकली निकल के आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकली यहाँ पे निकल के आ गया। अब आपको i2 निकल चुका, i1 निकल चुका, y3 निकालना, तो i3 तो हमारे पास क्लियर है। i3 क्या है हमारे पास, i3 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस i1 प्लस i2, ठीक है। तो करते हैं जी वैल्यू पुट। i1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0 थी, i2 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो i3 आ गया माइनस का 3 एम्पियर। अब ये वही बात निकल के आ गई, मैंने आपको बताया था कि इन तीनों करंट का सम अगर 0 है तो कम से कम एक करंट नेगेटिव में जरूर आएगी, वो आ गई यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल बड़ा दिखता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो बड़े अजीब से निकल के आते हैं, इसलिए हमको लगता है कि यार हमने कहीं गलत कर दिया होगा, लेकिन गलत नहीं है, इट इज करेक्ट, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने सेलेक्ट किया है, ताकि आपको पता लगे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखने वाला भी उसके अंदर कैसे अजीब से आंसर आ सकते हैं, लेकिन वो सही हो सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस खत्म ना हो, ठीक है बेटा। चलो अब एक चीज और देखनी है आपको, आपसे एक चीज पूछी थी कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब इसका आंसर देखो कितनी जल्दी निकलेगा, बिना सॉल्व करे इसका आंसर निकलेगा। 10 वोल्ट वाला ये सेल है E1, इसमें करंट कितनी थी I1 कितना निकाला आपने, 0। अगर सेल से करंट चाहिए ना तो उसके EMF और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, सोचिए। वो ये था हमारे पास E = V + IR, ये नॉर्मली होता है,
ठीक है, वैसे तो ये डिस्चार्जिंग का केस है क्योंकि यहाँ पर आप सॉरी चार्जिंग का केस है, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, यानी बाहर से कहीं से करंट आ रही होगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो E इक्वल टू वी प्लस आई आर जनरल फॉर्मूला होता है। दोनों ही केस में आपके पास एक में वी इक्वल टू ई प्लस आई आर आएगा जब चार्जिंग का केस होगा, डिस्चार्जिंग में E इक्वल टू वी प्लस आई आर आएगा। अगर मैं करंट को जीरो कर दूं जैसा कि आपके पास है I1 इक्वल टू जीरो, तो दोनों ही केस में एप्सिलॉन इक्वल टू वी आ जाता है। EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिखते हैं, एज करंट इन सेल एप्सिलॉन 1 इज जीरो, I1 इक्वल टू जीरो था, therefore its potential difference will be equal to its EMF। ठीक है, यानी कि V1 जो आपके पास हो गया वो एप्सिलॉन 1 के बराबर हो गया 10 वोल्ट। पहला आंसर आ गया, कुछ नहीं सॉल्व करना। अब क्या है इसके बाद, अब आपसे सेकंड और थर्ड का भी वोल्टेज पूछा है। वैसे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन जरूरत ही नहीं है। दे ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसकी वोल्टेज होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। हम क्या लिखेंगे, एज एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3, as epsilon 2 and epsilon 3 are in parallel combination with epsilon 1, therefore the potential difference across epsilon 1 and epsilon 2 and epsilon 3 must be equal to potential difference across epsilon 1। तो अब क्या लिखेंगे, therefore V2 is equal to V3 is equal to V1 is equal to 10 volt। This is the final answer। क्लियर है बेटा, ढंग से समझ में आ गया आपको, राइट? तो बच्चे बस एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है? उस क्वेश्चन में आपको मैं पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताऊंगा। वो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो इस तरीके से है। अब देख के आपको लग रहा हो कि चलो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कुछ किया है, कुछ नई बात तो इसके अंदर नहीं दिखती, लेकिन फिर भी कुछ है अलग, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि आपको यहाँ सेल दे रखा है, यहाँ सेल दे रखा है, यहाँ सेल दे रखा है, यहाँ रेजिस्टेंस दे रखे हैं 4, लेकिन जो ए बी ब्रांच दे रखी है ये, इसके अंदर एक वायर कनेक्टेड है लेकिन उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वही ध्यान रखनी है कि जब आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इस ब्रांच को छोड़ देंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए इस ब्रांच को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता लगा देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है बेटा, राइट? तो अब बेसिकली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। जहाँ आपको कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस वो लेना हो, आपको करंट वो लेनी होती है कैलकुलेशन में जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो उस ब्रांच को आपको छोड़ देना है और उसके बाद आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी तरीके से करना चाहे, जिस भी सेल से स्टार्ट करना चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट? तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द करंट अक्रॉस, कैलकुलेट द करंट ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कितनी करंट जाएगी? तो आप यहाँ पे आई करंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज पूछी थी आपसे कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बहुत आसान काम है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट्स के बीच में निकालना हो तो आपको मल्टीपल वेज मिल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं। जैसे अगर मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके। लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे ईजी तरीका क्या है? बाहर से निकल लो, क्यों जाना है अंदर से? तो इसका तो आप ओरली आंसर बता सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता हूँ, तो हो गया प्लस का 2 EMF। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, प्लस का 6। फिर यहाँ से ऊपर पहुंचे, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस का 4। तो कितना आंसर आ गया? 8 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका है VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
वैसे भी मैंने आपको बता रखा था इसको लिखने का तरीका एग्जैक्टली ये होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस का वीबी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वीए, हायर पोटेंशियल मान लेते हैं। अगर करंट आप इधर से फ्लो करा रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और फिर उसी को आप वीए माइनस वीबी लिख लीजिए, वीए माइनस वीबी। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, वो आपके पास 4 वोल्ट आएगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आराम से निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज 2 एम्पियर एंड सेकंड पार्ट का आंसर था इसका 4 वोल्ट, वो मैं आपको निकाल के बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें। ठीक है बेटा, तो किरचॉफ लॉ के ऑलमोस्ट आपको सभी तरीके के क्वेश्चनों का मैंने आइडिया दे दिया है। मुझे लगता नहीं कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जिसका आपको लगेगा कि हाँ उसका मुझे बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। हर क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, बस आप उसको ढंग से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। फ्यूचर में कभी अगर होता है तो किसी एक जनरल वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें भी 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन लूंगा इसके किरचॉफ लॉ के। ठीक है ना, जो मैं करा चुका हूं उनको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, लेकिन अब मैं कोई अगर नया क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, जब भी मैं किरचॉफ लॉ का कोई क्वेश्चन कराऊंगा किसी भी अपनी वीडियो के अंदर, तो वो एक नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो वेट फॉर दैट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस सम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस। ठीक है, वहां पे आपको किरचॉफ लॉ के कुछ और क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बहुत ढंग से करिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, विच इज वीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, हम इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।